Okay, so let's start. Let's start this session today. So before I move ahead, I think there was some doubt raised by someone. Just a moment. Let me just check it out. So it was a doubt from Om, I think. Just a moment. Sir, doubt. Yes, Om, what's your doubt? Can you please raise your hand? I would ask you to raise your question. Everyone can hear that. Okay. Yes, yes, Om. Now you are audible. Can you tell me what's your question is? So it's on from yesterday's topic. So Okay. you had जो वेक्टर था आप उसमें बोले उसका जो बेस होना चाहिए वेक्टर का टेल should be on the surface for looking for the components of the perpendicular and Good, parallel good, good, good. components. Yes, yes. तो अगर हमने वेक्टर का हेड कोई उस पे सरफेस पे लगाया एंड देन हाँ, ट्राई किया तो तो ऐसा नहीं है कि आपका आएगा नहीं, बट आपको वो वेक्टर्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने वो स्टैंडर्ड प्रोसेस बोला है कि आप टेल को ही सरफेस पे मिलाएं। फिलहाल आप वो स्टैंडर्ड प्रोसेस से ही करें, दैट वुड बी माय इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद आप जब थोड़े से मास्टरी कर लो तो हम डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे इस चीज को कि अगर मैं टेल की जगह पे हेड को मिलाता तो क्या चेंज होता या फिर क्या उससे आंसर गलत आता। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना हो, इसको अपने कॉपी में लिख के रखो। क्वेश्चन पूछा गया था, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन व्हाट दैट क्वेश्चन वाज। तो आप क्या करो, आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लो कि हमने जो मेथड देखा था उसमें हमने टेल को सरफेस के साथ मिलाया था, हमने टेल को मिलाया था सरफेस के साथ, राइट? that was something which we were saying. Om, you can put your hands down now. So हमने हमने टेल को सरफेस से मिलाया था, लेकिन इस पॉइंट को लिखते साथ इंपॉर्टेंट बोल के लिख लेना कि व्हाट वुड हैपन, व्हाट if I join the head with the surface, will I get different answers or will I get the same answer? Put it as a question as of now. I will deal with that question later on, right? In the doubt session I will deal with, and probably in the evening session when we will meet today, probably if we get time we can discuss that point out. ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वेलकम यू अगेन। आई होप आप सबने जो जो आपको न्यूमेरिकल्स कराई गए थे उसको आपको लोगों ने मिनिमम एक बार प्रैक्टिस की होगी। फिर से मैं बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया है वही चीजें आपको आएंगी अलग अलग फॉर्मेट में और आपको वो यूज करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि और कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आज, so that we are all understanding it the same way. ठीक है, आइए। तो बेसिकली आपको याद होगा कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पोजीशन वेक्टर का, इफ यू रिमेम्बर। तो पोजीशन वेक्टर मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ इस चीज को। पोजीशन वेक्टर एक स्पेशल वेक्टर होता है जिसका टेल हमेशा कहाँ पे होता है, हमेशा ओरिजिन पे होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ पोजीशन वेक्टर, प्लीज लिसन टू मी, इफ आई एम सेइंग पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर व्हेन आई से पोजीशन वेक्टर की टेल, पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है जिसकी टेल हमेशा कहाँ पे होगी, जिसकी टेल हमेशा होगी ओरिजिन पे, और उसकी जो हेड होगी वो कहीं पे भी 2D या 3D स्पेस में हो सकता है। सपोज इफ आई एम सेइंग दैट आई एम गिविंग यू अ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम XY, and suppose if I say that this is my position vector। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि position vector is represented by r vector। this is the position vector। position vector को हम r vector से represent करते हैं। this is a standard nomenclature, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, तो position vector को r vector से represent करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा स्पेशल वेक्टर है जिसका टेल हमेशा ओरिजिन पे होता है। ठीक है, और उसका जो हेड होगा वो हेड 2D में या 3D में कहीं पे भी लाई कर रहा होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई भी अदर वेक्टर पोजीशन वेक्टर बन सकता है क्या? ठीक है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। आइए, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? मैंने एक नया वेक्टर आपके सामने रखा है विच इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा स्पेशल वेक्टर है जिसका टेल हमेशा कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। ठीक है, टेल हमेशा ओरिजिन पे होगा और उसका हेड 2D स्पेस या 3D स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है।
तो 2D स्पेस जब हम 2D वेक्टर की बात करेंगे और 3D स्पेस जब हम 3D वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। अब 2D वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यस 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 यस, इसको इसको लिखेंगे कैसे मैं बताता हूँ। दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम आयुष्मान, सो प्लीज होल्ड, आई विल टेल यू दैट, ठीक है। अंशुमान, सॉरी अंशुमान, आई विल टेल यू दैट, जस्ट होल्ड, ठीक है। ओके, अब ध्यान सुनना। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो सवाल ये है, जो समझने वाली बात है, क्या कोई भी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं क्या? प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो सपोज मेरे पास एक 2D स्पेस है, मैं बड़ा सा बनाता हूँ। सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, आई एम हैविंग अ 2D स्पेस, एंड सपोज इफ आई एम हैविंग अ वेक्टर लाइक दिस in 2D space, suppose my vector is this, it's a 2D vector. Suppose if I say that this vector is a vector, ठीक है, और ये कितना, ये हमारा ओरिजिन है। तो ऑब्वियसली अभी जो ये जो मुझे वेक्टर दिख रहा है, मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये वेक्टर का ओरिजिन, जो ये वेक्टर का जो टेल है वो ओरिजिन पे नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर एज ऑफ नाउ। जो हमारे पास पोजीशन ड्रॉ की गई है इस वेक्टर की, इट इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर एज ऑफ नाउ। लेकिन क्या हम इसे पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। तो अगर हम इसके लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल एक लाइन खींचे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लाइन ऑफ वेक्टर के पैरेलल, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचे पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और अगर हम इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करें कि ये वेक्टर आ जाए यहाँ पे, सच दैट उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही रहे, मतलब लेंथ ऑफ द एरो को हम कुछ भी ना करें, लेंथ ऑफ द एरो उतना ही रहे, और हमने इस वेक्टर को इधर शिफ्ट किया, क्या ये अलाउबल मूवमेंट है वेक्टर के अंदर विदाउट चेंजिंग द वेक्टर? यस, हमने सीखा है कि हम वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग में शिफ्ट कर सकते हैं। सो वी आर डूइंग इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मेरी बात सुनिए, अब जब मैंने इस वेक्टर को ऐसे लिख दिया, तो अब ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर ही रहा, लेकिन क्या अब ये इस कंडीशन में, क्या अब ये एक पोजीशन वेक्टर बन चुका है? बिकॉज इसका टेल कहाँ पे आ गया? इसका टेल ओरिजिन पे आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसका टेल ओरिजिन पे आ गया। तो इसका टेल अगर ओरिजिन पे आ गया, अब मेरी बात ध्यान से सुने, अब मेरी बात ध्यान से सुने, अब हमें क्या करना है? अभी हमें सपोज ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस और x एक्सिस में इस वेक्टर के कंपोनेंट्स चाहिए। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट्स निकालना सीखा था, तो वही कंसेप्ट को यूज करेंगे। जो वेक्टर का हेड है उससे हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ईदर y एक्सिस के ऊपर या x एक्सिस के ऊपर। मैं यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट मी डू द नेमिंग ऑफ दिस। सपोज दिस इज O, this is A and this is B. Everybody look at triangle OAB. तो अगर मैं बोलूं कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, so if you apply your mind little bit you will get that OB की जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी, ये A वेक्टर ही है, मैं इसको A वेक्टर ही लिख रहा हूँ, बट ये अभी पोजीशन वेक्टर बन चुका है बिकॉज हमने ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया है। तो OB क्या हो जाएगा? OB वाला पार्ट जो है, क्या OB वाला पार्ट आएगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ OB will it be equal to A cos theta? everyone, सब लोग अपने कॉपी में लिख लो, OB is equal to A cos theta and AB जो है, AB will be equal to A sin theta. AB is equal to A sin theta. So we are getting this right. AB is equal to A sin theta and OB equal to A cos theta. ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, उसको फिर से मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे। कल जो मैंने आपको बताया था कि ये जो OB वेक्टर है, क्या हम इसे दो वेक्टर का समेशन लिख सकते हैं? एक वेक्टर हुआ ये और दूसरा वेक्टर हुआ ये। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये जो दो वेक्टर अभी मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है, OB वेक्टर एंड BA वेक्टर, ये दो जो वेक्टर है, क्या ये दो वेक्टर हेड टू टेल रखे हुए हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा OA वेक्टर है विच इज A वेक्टर, OA वेक्टर को मैंने A वेक्टर नाम दिया है, विल इट बी इक्वल टू OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर? क्या मेरी बात समझ में आई है? सबको समझ में आई है? आई एम वेरी केयरफुल इन राइटिंग दिस, ये सब चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आई एम वेरी केयरफुल इन राइटिंग दिस। जब मैं OB लिख रहा हूँ, याद करो मैंने तुम्हें बताया था, अगर हम टू लेटर यूज करेंगे तो दो लेटर यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दो लेटर में
जिधर टेल होगा उधर एक्चुअली वेक्टर का टेल होना चाहिए। तो अगर हम वेक्टर को हमेशा राइट हैंड साइड में, एरो जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड में ही बनी हुई दिखेगी आपको किसी भी वेक्टर में, तो आपको उसके नीचे के लेटर्स को ऐसे अरेंज करना है कि जो टेल है वो टेल के नीचे आए और जो हेड है वो हेड के नीचे आए, ठीक है। तो मैंने ओबी वेक्टर लिखा है इसे, और फिर मैं इसे बी ए वेक्टर लिख रहा हूँ। ध्यान से देखो, बी पे टेल है और ए पे, ठीक है। तो ए वेक्टर इक्वल टू ओबी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। अब सवाल ये है कि ओबी की लंबाई जो मैग्नीट्यूड है वो है ए कॉस थीटा, और तो ये ए कॉस थीटा आएगा, ये कॉस थीटा आएगा, ये मैग्नीट्यूड है, प्लस बी ए को मैं क्या लिखूंगा, बी ए को मैं लिखूंगा ए साइन थीटा, ठीक है। बी ए को मैं लिखूंगा ए साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जगह की कमी के कारण मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, डोंट वरी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस ऑफ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सो ओबी प्लस बी ए, तो ओबी वेक्टर इज ए कॉस थीटा, और बी ए वेक्टर जो है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। हाँ, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए साइन थीटा, ध्यान से देखना, ए साइन थीटा, सब लोग बोलना। तो अब जो है ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया, ओबी वेक्टर का और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया, लेकिन डायरेक्शन लिखना अभी बाकी है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कल मैंने डाउट सेशन में ये बात बताई थी, अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है, ध्यान से सुनना। मैं एक कॉन्सेप्ट अभी बता देता हूँ, फिर मैं इस स्लाइड पे आऊंगा। एक न्यू व्हाइट बोर्ड लेता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैंने आपको राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर आती है उसको हम लोग आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर आती है उसे हम लोग जे कैप बोलते हैं, और z एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर आती है उसे हम लोग k कैप बोलते हैं, k कैप बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? i कैप, j कैप, k कैप। तो x, y और z एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर आती हैं उसको हम लोग i कैप, j कैप और k कैप बोलते हैं। और प्लस एक्सिस के रिवर्स, तो अगर मैं बोलूं प्लस x एक्सिस प्लस y एक्सिस प्लस z एक्सिस, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर आती है x एक्सिस के अलोंग, प्लस एक्सिस के अलोंग इज i कैप, प्लस y के अलोंग j कैप और प्लस z एक्सिस के अलोंग k कैप, ठीक है। और अगर मैंने आपको कल बताया था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर मैं माइनस एक्स, माइनस वाई और माइनस z एक्सिस लूं तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएंगे, इट विल बी माइनस i कैप, माइनस j कैप एंड माइनस k कैप। ये याद रखो आप, ये यूनिट वेक्टर्स है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, प्रीवियस क्लासेस में, कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, भले नाम है यूनिट वेक्टर लेकिन यूनिटलेस होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। तो इस कंसेप्ट को अगर हम यूज करते हैं अभी, तो आपको दिखेगा, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, तो a cos थीटा जो आ रहा है, क्या वो OB की तरफ है, OB मतलब y एक्सिस की तरफ है। तो अगर मैं a वेक्टर लिख रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं a वेक्टर लिख रहा हूँ, इट्स अ वेक्टर, तो वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर। तो हमने OB वेक्टर और BA वेक्टर लिखा था। अब OB वेक्टर, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो OB वेक्टर किस तरफ डायरेक्ट हो रहा है, प्लस y एक्सिस की तरफ। तो प्लस y एक्सिस की तरफ अगर डायरेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कौन सा यूनिट वेक्टर लिखूं, j कैप, ठीक है। और a साइन थीटा के साथ क्या लिखूं, a साइन थीटा के साथ क्या लिखूं, तुम्हें बोलना है माइनस i कैप। वेरी गुड, वेरी गुड, माइनस i कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज माइनस i कैप। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप किस तरीके से किसी भी वेक्टर को i कैप और j कैप के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, ध्यान से देखिएगा। सपोज मैं आपको बोलूं देयर इज वन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ही दे रहा हूं, डायरेक्ट है। यस मेघराज, मैं एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है। दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। सपोज मैं बोलूं ये पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है r,
मैं r लिखूंगा बिकॉज पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर लिखते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड जो है, इसकी मैग्नीट्यूड है 10 एंड सपोज दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या आप मुझे r वेक्टर i कैप और j कैप के टर्म में लिख के बता सकते हो क्या? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अकॉर्डिंगली यू शुड गिव मी योर आंसर। सबके सामने ये सवाल है, 1 मिनट का समय लो और आंसर बताओ जल्दी जल्दी। कर सकते हो तुम सब लोग, अपने कॉपी में करो, अपना अपना करो, सॉल्यूशन अभी मत देखना। सबसे पहला हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यू नो दिस मेथड। परपेंडिकुलर खींचने के बाद हम इसको एक नोमेनक्लेचर दे देंगे, सपोज दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। तो अगर हम नोमेनक्लेचर देते हैं तो हमारे पास OB जो आएगी, व्हाट विल बी OB, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, OB will be what? OB will be 10 cos 37. I hope you understand this. Sin 37 3/5 होता है, cos 37 4/5 होता है। मैंने आपको ये रटने के लिए बोला था। 10 into 4/5 मतलब 8 आया। OB की मैग्नीट्यूड 8 आई। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ AB? AB का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी 10 sin 37। 10 sin 37 मतलब 10 into 3/5। ये फास्ट होना चाहिए, दैट इज 6। गुड, ये मैग्नीट्यूड्स आए अपने पास। व्हाट आर दीज? दीज आर मैग्नीट्यूड्स दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, तो हम r वेक्टर जो है उसको कैसे लिखेंगे? तो r वेक्टर जो है, ये मेरा r वेक्टर है। तो r वेक्टर यू नो, अभी मैं अगर वेक्टर के फॉर्म में इसे लिखूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सब लोग अपना अपना आंसर बोलो, लिखने आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं पूछ लूंगा, फाइनली आप यस नो जवाब देना, कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो OB वेक्टर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड माइनस x एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, और जो BA वेक्टर है वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, प्लस y एक्सिस की तरफ। तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो OB को क्या लेंगे? OB विल बी 8, सो यू विल राइट इट एज 8 तो लिखोगे, लेकिन 8 के साथ आपको लिखना पड़ेगा माइनस i कैप, एंड 6 तो आप लिखोगे, लेकिन 6 के साथ लिखना पड़ेगा प्लस j कैप। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या ये सबका आंसर है? बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया ये, वेरी गुड। तो आपको कोई भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में लिखना आना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? अब आप लॉजिकली सोचना, ध्यान सुनना भी, अभी आप लॉजिकली सोचना, क्या मैं इसको 3D में भी वेक्टर बना सकता हूँ? ठीक है, अभी इसका इम्प्लीकेशन समझेंगे, ये तो आपको समझ में आया, इसका इम्प्लीकेशन समझेंगे। इसका इम्प्लीकेशन कैसा है सुनिए। देखिए, कोई भी मोशन आपको पढ़ के डिसाइड करना है कि इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है और इस व्हाइट बोर्ड पे एक चींटी टैं 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 चल रही है। मान लो पॉइंट A से पॉइंट B पहुंची, एक चींटी चल रही है A से B। दिस इज द पाथ ऑफ एन एंड। ठीक है, चींटी चल रही है ये, तो चींटी किस में चलेगी? 2D में चलेगी। तो चींटी जब 2D में चली, ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगी। याद है आपने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, पढ़ा था आपने? अब मेरी बात सुनो, देखो अभी इसको रियली लिव करने का मौका है आपके सामने। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मुझे ये पूरे पाथ का लेंथ चाहिए, यस और नो? आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। अभी आपने इसको जस्ट फ्लीटिंग रिमार्क देख के छोड़ दिया था स्टैंडर्ड 9th में, अभी आपको इसको ट्रू सेंस में समझना पड़ेगा। अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल की बात करूं, क्या ये पूरा लाइन जो आपको दिख रहा है, विल इट बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? विल इट बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? यस, इट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, याद करो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, क्या आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ने की कोशिश करोगे? और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज माय डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, आई विल राइट डिस्प्लेसमेंट एज एस वेक्टर। बट जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको?
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो कैसे बन रहा है, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करके आता है, ठीक है। अब जब मैं चींटी की बात करूं, तो चींटी जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी वो एक ही प्लेन में जाएगी ना, चींटी उड़ के तो नहीं जाएगी। यही अगर चिड़िया होती तो चिड़िया 3D प्लेन में घूम सकती है, मतलब वो चल भी सकती है और उड़ भी सकती है। लेकिन अगर चींटी की बात करें तो चींटी विल ओनली move in one plane. It can be the ground plane, it can be one wall, it cannot move in 3D, it can move in 2D. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिकली मेरी बात सुनना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे निकालना है, ध्यान सुनना। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग और आपको इसे ग्रैस्प करना है। सुनना मेरी बात। सपोज मैं बोलूं जो ए पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अच्छा, सबको समझ में आया मैंने इसे 2D कोऑर्डिनेट क्यों लिया? बिकॉज 2D में चींटी चलेगा। और बी का जो कोऑर्डिनेट है, सपोज दिस इज 1,6, दिस इज व्हाट आई एम हैविंग, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दैट माय ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज समवेयर हियर। दिस इज माय ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, 0 0 मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये मेरा ओरिजिन, ठीक है। तो अब लॉजिकली समझना, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो मैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालूं? सुनना, अब देखना तुम्हारा ट्रायंगल रूल कैसे तुम्हारा काम आएगा। सुनना ध्यान से। क्या मैं इनिशियल पोजीशन जो चींटी की थी, क्या मैं उसको एक पोजीशन वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? लाइक दिस, एंड दिस विल बी माय इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या मेरी बात चमकी है? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? भाई फील करना है तुम्हें, एकदम फील करना है इस बात को, ठीक है। और जो पॉइंट बी है, ओके, रिस्पॉन्स कम आ रहा है थोड़ा। am I able to make you understand, guys? Are you able to understand what I'm trying to say? Okay, fine. अब फील करना, ठीक है, बस। गुड। सुनो अभी ध्यान से। Guys, take proper care of your health, guys. Yesterday in a very small town like Aurangabad, we had around 30 cases of COVID. So please be very careful. Stay at home only. Particularly boys लोगों को मैं बोलूँगा, अभी नया 10th दे के बाहर निकले हो, काफी फ्रीडम महसूस हो रहा होगा, तो बाहर ना निकल जाइए भाई, है ना। घर में रहो, घर में जो करना है करो, बाहर ना निकलना, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ध्यान सुनना भी। तो अब ये जो बी पॉइंट है, मैंने इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखा है, और जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो 1,6 है। इसको मैं यहाँ से फाइनल पोजीशन जो पोजीशन वेक्टर की है वो मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ। इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल, डोंट कंसीडर इट एज हॉरिजॉन्टल। और इसको मैंने क्या लिखा? इसको मैंने फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखा। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो, ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो। और क्या मुझे तुम बता सकते हो क्या यहाँ पे ट्रायंगल रूल एप्लीकेबल होगा? और ट्रायंगल रूल एप्लीकेबल होगा तो ट्रायंगल रूल लिख के दिखाइए, क्या होगा? RIS और RF कैसे लिंक्ड अप होंगे? क्या आपकी बुद्धि चल रही है? ट्रायंगल रूल लगाने के लिए मुझे दो वेक्टर्स ऐसे चाहिए जो हेड टू टेल ज्वाइंट हो। कौन सा हेड टू टेल ज्वाइंट है? आपको बताना है। क्या इनिशियल पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? यस, वेरी गुड। क्या इनिशियल पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या ये हेड टू टेल ज्वाइंट है? वेरी गुड। तो अगर ये हेड टू टेल ज्वाइंट है, ध्यान से सुनना, गुड, अगर ये हेड टू टेल ज्वाइंट है तो क्या मैं लिख सकता हूं? सुनना प्लीज, सुनना और अपने दिमाग में एकदम सेट करना इसको। इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर will it give me final position vector? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर will it give me the final position vector? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फाइनल पोजीशन वेक्टर अगर ऐसा देगा, सो इससे तुम समझ सकते हो इस वेक्टर इक्वेशन से। दिस इज नोन एज अ वेक्टर इक्वेशन, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था। तो यहां से अगर मैं S निकालने जाऊं, क्या आपको दिख रहा है? S इज इक्वल टू RF माइनस RI। क्या आपको दिख रहा है? S वेक्टर इक्वल टू RF माइनस RI। क्या आपको दिख रहा है? गुड। तो इससे मेरी बात ध्यान सुनो, इससे आप फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर अगर कर दोगे
तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर आप कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब लॉजिकली जो तुमने सीखा है उसको यूज करो, ध्यान से देखना, अपने कॉपी में इस चीज को अच्छे से बनाओ सो दैट यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर तुम इनिशियल पोजीशन वेक्टर को देखो, उसके हेड से आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम इंदु, जस्ट अ मोमेंट। yes Indu, tell me what's your question. Indu, tell me what's your question. इंदु आप बोल सकते हो, आपकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे, बताओ क्या क्वेश्चन है बेटा आपका। ओके फाइन, जस्ट अ मोमेंट, बाय मिस्टेक, ओके फाइन, नो इशू। इधर देखो, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर को हम आई और जे के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस है जो मैंने ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, देखो नीचे में ओरिजिन देके, तो मेरा एक्स और वाई क्या है आपको समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके हेड से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। एंड सपोज इफ आई टेल यू कि ये एंगल मान लो थीटा था, तो क्या आप इनिशियल पोजीशन वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख सकते हो क्या। सब लोग ट्राई करो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म में आपको लिखना है। आप कर सकते हो, कैसे लिखोगे आप, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट की जरूरत है। मैं एक नया व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से देखो। देखो आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता है 2,3 और पोजीशन वेक्टर आर आई है, तो आपको दिखेगा कि ये आ जाएगा √13। सबका √13 आ रहा है क्या, आर आई का मैग्नीट्यूड, वेरी गुड। तो आर आई का मैग्नीट्यूड, आर आई वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड √13 आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली उसे देखने की कोशिश करो, तो आपको दिखेगा कि अलोंग एक्स एक्सिस, जो अगर मैं ट्रायंगल इसको ओ लेता हूँ, दिस इज द पॉइंट ए, जो येलो वेक्टर आर आई वेक्टर का हेड है वो ए ग्रीन कलर से मार्क्ड है। एंड सपोज लेट मी टेक दिस पॉइंट एज सपोज पी। So if I am looking at triangle OAP, ध्यान से देखना, if I am looking at triangle OAP, क्या आपको लगता है कि जो OP है will it be equal to √13 cos थीटा, और जो AP है will it be equal to √13 sin थीटा। तो आपको RI कैसे लिखना चाहिए, how should you write RI? RI will be √13, सब लोगों को लिखना आना चाहिए ये, cos थीटा I कैप प्लस √13 sin थीटा जे कैप। क्या ये सबको समझ में आया है, क्या ये सबको समझ में आया, √13 cos थीटा आई कैप प्लस √13 sin थीटा जे कैप, ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, गुड। तो आपने इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख लिया, क्या आप सिमिलर वे से फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो क्या, बताओ जल्दी बताओ, क्या आप फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो क्या, जल्दी बोलो, तुम बता सकते हो, तुम में वो काबिलियत वो हुनर है कि तुम इस सवाल का जवाब दे सको, जल्दी बताओ। फाइनल पोजीशन वेक्टर, ओके let me look at this slide particularly, ठीक है, वेरी गुड, √37, और ये जो एंगल है, ठीक है, हाँ मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, ये देखो फिर से बनाता हूँ मैं इसको, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है राइट, ये 1,6। तो ये जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर का, इसको फिर से बना रहा हूँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है क्या ये है √37, एंड लेट अस से दैट दिस एंगल इज, वो थीटा था ये अल्फा है, तो क्या लिख सकते हो, क्या ये √37, यहां से आपको क्या खींचना पड़ेगा, सॉरी मैं अभी इरेज करता हूं, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, मैं अभी इसको समझाने के लिए वाला पार्ट इरेज करता हूं, वी हैव अंडरस्टूड इट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा और मैं इसके हेड से परपेंडिकुलर खींच रहा हूं इसके ऊपर, मैं चाहूं तो वाई एक्सिस के ऊपर भी खींच सकता हूं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सर नहीं समझा,
दूसरा वेक्टर देखो, RF वेक्टर को मैंने बनाया स्पेसिफिकली। RF वेक्टर का जो हेड है वो 1,6 है और इसका जो टेल है वो ओरिजिन है। यस और नो? तो मुझे बताओ RF वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हुई, मतलब RF कितना होगा? क्या आपको कोऑर्डिनेट आता है बेसिक? आप सॉल्व करो। 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या ये √37 है? तो RF की वैल्यू √37 आ गई। तो √37 आ गई और मान लो मैं बोलता हूँ कि ये जो RF वेक्टर है दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द एक्स एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो अगर ये अल्फा बना रहा है तो मुझे बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी? व्हाट विल बी दिस लेंथ? सपोज दिस इज O, व्हाट विल बी दिस लेंथ? ये वाली लेंथ कितनी होगी तुम बता सकते हो? जल्दी बोलो। cos थीटा sin थीटा, cos अल्फा sin अल्फा अप्लाई करो। क्या ये हो जाएगा √37 cos अल्फा? वेरी गुड, इट विल बी √37 cos अल्फा। सब लोग देख लो, √37 cos अल्फा। और ये वाली जो लेंथ है दिस वन विल बी √37 sin अल्फा, √37 sin अल्फा, राइट? दिस वन विल बी दिस √37 sin अल्फा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब आर फाइनल वेक्टर को आप आई और जे के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। तो आई और जे के टर्म्स में लिखने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगा? इट विल बी आर फाइनल वेक्टर विल बी √37 cos अल्फा आई कैप प्लस √37 sin अल्फा जे कैप। यस नो मे बी? क्या सबको समझ आई है बात? √37 cos अल्फा आई कैप प्लस √37 sin अल्फा जे कैप। क्या मेरी बात समझ आई है सबको? क्या मेरी बात समझ आई है सबको? ओके, there was one question, Meghraj, did you understand what I said? आपको वो दो वेक्टर्स जो थे उसमें से इनिशियल वेक्टर मैं ऑलरेडी कर चुका था लास्ट स्लाइड में। अब मैं आरएफ वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है? और मान लो आरएफ वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आपका आरएफ वेक्टर जो है वो आरएफ वेक्टर क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। आई विल राइट इट एज √37 cos अल्फा आई कैप प्लस √37 sin अल्फा जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा क्या वो होगा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। तो जब आप आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करोगे इट इज वेरी सिंपल, आई वाले टर्म्स को एक साथ रखोगे माइनस प्लस जो भी, और जे वाले टर्म्स को एक साथ रखोगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? मतलब क्या लिखना है आप ध्यान से देखिएगा। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना तो आपका रिजल्ट आएगा √37 cos अल्फा माइनस √13 cos थीटा आई कैप एंड √37 sin अल्फा माइनस √13 sin थीटा जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, so this is how you will write displacement vector which is final position vector minus initial position vector। इसको थोड़ा सा अच्छा करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आए। ध्यान से सुनना। ये देखिए, फिर से एक और सवाल लेते हैं। मेघराज, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन आएंगे कि सपोज, ध्यान से देखो, सपोज एक कोऑर्डिनेट जो है वो है 3,4, ठीक है? 3,4 पे एक पार्टिकल था। केजल जस्ट वेट बेटा, 1 मिनट होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। 3,4 ये मेरा x और ये मेरा y है, ठीक है? 3,4 है, ठीक है? एंड कोई इशू नहीं। एंड सपोज इफ आई टेल यू दैट ये यहाँ से शिफ्ट किया, ठीक है? एक पॉइंट, मतलब एक चींटी चल रही है, चींटी चल रही है ऐसे ऐसे कुछ। तो चींटी 3,4 से निकलना शुरू की और वो पहुंची एक जगह जो है √2,1, ठीक है? ये जो पहला पॉइंट है इट इज गोइंग, द चींटी इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? जो पहला पॉइंट है वो A है और वहां से वो √2,1 पे गई है, ठीक है? दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। समझ में आया?
ये क्वेश्चन है, अपने कॉपी में अच्छे से उतारो। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द चींटी? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है मैंने, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो तुम्हारे लिए काफी आसान है, तुमको अभी चीजें समझ में भी आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछूं तो तुम्हारे लिए ये काफी आसान सवाल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तुम आसानी से निकाल दोगे, बिकॉज तुमने स्टैंडर्ड 10th में कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है और तुमको पता है कि तुम्हें 3,4 से √2,1 का डिस्टेंस निकालना है। यस और नो? ये जो डिस्टेंस है, दिस विल बी योर डिस्टेंस फार्मूला। वेरी गुड। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चींटी, राइट, जो इस प्लेन में चल रही है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। बट मुझे तो वेक्टर चाहिए, मुझे तो वेक्टर चाहिए। कैसे करूं? पोजीशन वेक्टर, वेरी गुड। क्या तुम हेल्प करोगे मुझे पोजीशन वेक्टर निकालने में? गार्गी, यू हैव गॉट द आंसर आई थिंक। चेक योर कैलकुलेशन। क्या ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है? वेरी गुड भरत। क्या ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है एवरीवन? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर को अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर ही यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर खींच दो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो तुमको क्या समझ में आएगा? देख, 16 और 9 25, 25 का √5, क्या इस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है? और अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने जब ये परपेंडिकुलर खींचा है तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ 3 है और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ 4 है। क्या बात चमकी है? क्या बात चमकी है? क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये एंगल थीटा कितना है? अगर तुम्हें सारे फॉर्मूला सही से याद है तो, ट्रिग्नोमेट्री अगर तुमने प्रैक्टिस किया जो मैंने तुम्हें कराया, ये थीटा कितना है बता सकते हो तुम? 37 या 53? अंशुमान गलत हो गया, 53 इज करेक्ट। करेक्ट, वेरी गुड, 53, वेरी गुड। सो थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड, फंडामेंटली यू आर स्ट्रॉन्ग, गुड। थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। तो अगर थीटा इक्वल टू 53 डिग्री है, क्या आप मुझे ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो है, वेक्टर चाहिए मुझे, RI वेक्टर चाहिए मुझे, क्या कोई मुझे इस वेक्टर को लिख के बता सकता है? करो भाई, यही सब सवाल है प्रैक्टिकल, यही सब आएंगे। बताओ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख के बताओ जल्दी। जल्दी बताओ, इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख के बताओ। देखो, तुम्हें ये चीजें तुम्हें अभी खटाखट करनी आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान सुनो, एक्स एक्सिस की तरफ का लंबाई कितना है बोलो? एक्स एक्सिस की तरफ का लंबाई मतलब ये जो तुमने रेड कलर का जो वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर के जो हेड से जो परपेंडिकुलर खींची है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो सपोज लेट मी नेम इट, दिस इज O, this point is A and this point is B, suppose. Tell me, ठीक है, tell me what is the length of OA? Is it 3? Good. तो इसको सही तरीके से लिखिए। क्या ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप? क्या मेरी बात समझ आई है? 3i कैप प्लस 4j कैप। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? आपने एंगल भी बता दिया, 3i प्लस 4j कैप भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, फाइनल पोजीशन वेक्टर बोलो। अगर अभी समझ में आ गया तो क्विकली फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख दो। रेस्पॉन्स कम आ रहा भाई, फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखो। कम ऑन, यू कैन डू दिस, कम ऑन, फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखो। कर सकते हो तुम, बहुत आसान है। अभी तो तुम फटाक से लिखना चाहिए तुम्हें, √2i प्लस 1j कैप। यस और नो? यस और नो? तुम्हें एक्चुअली वो 5 निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि तुमने जो परपेंडिकुलर खींचा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग 3 था और 4 था। सिमिलरली √2 का जो भी √2 जो सेकंड पोजीशन है उसका पोजीशन वेक्टर अपने कॉपी में सेपरेटली बनाओ, और तुम अगर √2 वाला जो पोजीशन वेक्टर है उसके हेड से अगर एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर खींचोगे तो तुमको साफ साफ दिखेगा
कि जो x एक्सिस के अलोंग जो लेंथ आएगी वो √2 आएगी और y एक्सिस वाली लेंथ जो आएगी वो 1 आएगी। इसका मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर इज √2i + 1j। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर? तो जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? r फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर, ठीक है, which will be equal to √2i + 1j cap minus 3i minus 4j cap. So it will be √2 minus 3i cap plus 1 minus 4j cap. I hope you got this. So that is your displacement vector. That is your displacement vector. क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड गुड, ये फील करना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो अभी आपने देखा, दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वट एवर यू हैव लर्न्ड कि कैसे आप किसी भी वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब देखो ध्यान से, समझना इस चीज को, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली देखना चाहता हूँ कि तुम लोग समझ पाए हो कि नहीं चीजों को। मान लो मेरे पास एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज दिस इज x, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, y है, ये z है, और अभी मैं एक चिड़िया की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं चिड़िया की बात करूं, मान लो चिड़िया जो थी वो इनिशियली किसी स्पेशियल कोऑर्डिनेट पे थी। स्पेशियल कोऑर्डिनेट मतलब स्पेस में थी। सपोज उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 और चिड़िया उड़ के, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ए मैं नाम दे रहा हूं इसको, चिड़िया उड़ के यहां से किसी एक दूसरे पोजीशन पे पहुंचती है एंड सपोज दैट इज 3, 4, 5। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये 3D में टेक प्लेस कर रहा है। इमेजिन करो कि रूम के अंदर एक चिड़िया उड़ रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रूम के अंदर एक चिड़िया उड़ रही है, तो आपको पता है कि चिड़िया उड़ रही है, तो उसकी इनिशियल आपने अपने कैमरा में जो उसकी इनिशियल पोजीशन लोकेट की वो है 2, 3, 4 और जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो है 3, 4, 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? These are the two spatial coordinates. इनका नाम होता है स्पेशल नहीं, स्पेशियल। स्पेशियल मतलब 3D, इनको स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, मींस 3D। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। सुनिए अभी ध्यान से। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस चिड़िया का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अगर किसी बच्चे की अकल तेज चल रही है और वो इमेजिन कर पा रहा है तो वो तुरंत जवाब देगा इस चीज का। मैं तुम्हें हिंट देता हूं, क्या तुम इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर बना सकते हो? और क्या तुम फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर बना सकते हो? क्या तुम्हारी बात, क्या तुम्हें समझ में आया है? तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वही आपका आंसर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इनिशियल और फाइनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एक एरो से, समथिंग लाइक दिस। समझ में आया? ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट याद रखिए ये स्पेशियल कोऑर्डिनेट है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये 3D में फैला हुआ है, ये 2D की बात नहीं हो रही है। क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख के कोई बताएगा? फिर से वही लॉजिक है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने पोजीशन वेक्टर को लिख दी है सही से? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर को सही से जिसने लिखा हुआ है, क्या आर फाइनल पोजीशन वेक्टर सही से लिखा गया है? कितना होगा ये? तुम्हारे लिए बहुत आसान है यार। क्या ये 3i + 4j + 5j होगा क्या? सब लोग बोलो। और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सब लोगों को बोलना है। इज इट 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप? क्या ये सही है? अब आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू r फाइनल माइनस r इनिशियल करो, तो आपको आपका आंसर आता हुआ दिखाई देगा। तो इट विल बी, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ आंसर, आप r फाइनल माइनस r इनिशियल करोगे, i के कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 - 2 1, 4 - 3, फिर से 1 j कैप एंड 3 - 4, सॉरी गलती कर दी मैंने, नहीं सही है 5 - 4 दैट इज k कैप।
क्या सबका ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप? क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है सबका? एवरीवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो ध्यान से देखो। अभी इसके कैसे, आज का दिन थोड़ा सा एप्लीकेशन समझाने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, घबराइए नहीं, आराम से चलिए, बट रॉक सॉलिड फाउंडेशन लीजिए, ठीक है? आइए देखिए, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2D प्लेन की बात करूं, 2D प्लेन मतलब जो सरफेस ऑफ द अर्थ में हम चलते हैं या सरफेस पे जो चलते हैं उस पे जो प्लेन बनता है, दैट इज अ 2D प्लेन। सपोज दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस। याद रखना z एक्सिस इज ऑलवेज अगर, अच्छा मुझे एक बात बोलो, अगर मैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सवाल, और मैंने x और y एक्सिस ऐसे रखा हुआ है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि z एक्सिस कैसे आएगा? किधर आएगा z एक्सिस? ये x और y एक्सिस जो है ये आपके व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। आप अपने कॉपी में x और y एक्सिस ड्रॉ करोगे, अगर z एक्सिस किधर आएगा इस तरीके से अगर ड्रॉ किया तो? वर्टिकल। वर्टिकल किधर आ रहा है अदिति? इज इट अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड और डाउनवर्ड? आपको कल राइट हैंड रूल बताया था, उसको यूज करें प्लीज। अपवर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप x एक्सिस की तरफ अपने राइट हैंड का पाम रखिए और उसे घुमाइए y एक्सिस की तरफ, जिधर जाए थंब, क्या वो है डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस? ठीक है, गुड। तो आपको z एक्सिस के डायरेक्शन पता चल गया। अब देखो ध्यान से, सपोज मैं बोलूं कि यहाँ पे एक गाड़ी है जो ऐसे जा रही है, सपोज ये ओरिजिन है, एक गाड़ी है जो अलोंग x एक्सिस चली 5 मीटर, ठीक है, फिर वो इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चली। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन याद रखना है ना, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ से चलना शुरू की है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, नॉर्थ ईस्ट। याद रखना ये एंगल 45 डिग्री है और ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, कंफ्यूज ना हुई हो भाई। और ये जो है, ये मान लो आप है 5√2 मीटर चली है, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार और व्हीकल, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार और द व्हीकल, ये आपको बताना है। क्या आप बता सकते हो? लॉजिकली सोचो, आप बता सकते हो। तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, सब लोग अपने कॉपी में करना, विल यू बी इंटरेस्टेड इन दिस वेक्टर इन द XY प्लेन, जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। और ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का टेल और हेड का प्रॉपर समझ आपको होना चाहिए। क्या इसका टेल होगा इनिशियल पोजीशन में और इसका हेड होगा फाइनल पोजीशन में, जहाँ पे ब्लू कलर्ड लाइन आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, क्या क्लैरिटी है ये? अब जवाब दे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए बच्चा यहाँ पे क्या सोचेगा? बच्चा बोलेगा कि सर ये ओरिजिन है, O है, ये गुड, वो A है, और ये पॉइंट मान लो B है। ये सब XY प्लेन में लाई कर रहे हैं। यार ये मेघराज एकदम चुप हो गया। मेघराज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और सब सर के ऊपर से गया बेटा जी। मेघराज तू एकदम चुप हो गया भाई। मेघराज क्लैरिटी है ना? ठीक है, ओके। यशपाल गुड। सुनना अभी सुनना। तो ये 5 मीटर है, ये 5√2 आ जा रहा है, ठीक है, 5√2 जा रहा 45 डिग्री पे। अब मेरी बात सुन ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तेरे को चाहिए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला वेक्टर है? is this the vector that we are talking about? Displacement vector is this, yes or no? Yes, this is the displacement vector. अब ये displacement vector कैसे निकालें? अब लॉजिकली सोच, अगर तेरे को ट्रायंगल रूल याद है, देख क्या OA वेक्टर और AB वेक्टर क्या ट्रायंगल रूल के हिसाब से अरेंज्ड है क्या? तो तू कर सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, लिख सकता हूँ ना मैं ये? अब लॉजिकली सोच, OA वेक्टर जो है, OA वेक्टर है 5 मीटर अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। इसको I J K के टर्म्स में कैसे लिखूंगा मैं? क्या ये सिंपल हो जाएगा 5i कैप? सब लिख पाए क्या? इज इट सिंपल 5i कैप? वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये जो AB है, इस AB को ध्यान से देखो, ये AB का 5√2 जो है, इसको आपको I कैप और J कैप के टर्म्स में लिखना है। क्या तुम लिख पाए? अगर तुम इसको इस प्लेन में समझ नहीं पा रहे हो तो इसको ऐसे बना लो,
जिसमें तुम समझ पाओगे। ऐसे बना लो, और ऐसे बनाने के बाद तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो 5√2 वाला जो लेंथ का वेक्टर है उसको तुम ऐसे बना लो। इधर ये 5√2 है, ध्यान से देखो, ये 5√2 लेंथ है इसका, और ये एंगल 45 डिग्री होने के कारण क्या तुम बोल सकते हो कि इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आएगा उसकी लंबाई आएगी 5√2 cos 45 डिग्री, दैट इज 5 मीटर, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट विल आल्सो बी 5 मीटर। यस और नो? दैट विल आल्सो बी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर होगा, 5 sin 45 डिग्री। तो आपकी जो आंसर आएगी क्या वो आएगी, ए बी वेक्टर को क्या आप लिख सकते हो, प्लस 5i कैप प्लस 5j कैप। क्या मेरी बात समझ में आई है? सबका आंसर ये आना चाहिए, बोलो आया है कि नहीं। 10i प्लस 5j कैप, 10i कैप प्लस 5j कैप, क्या सबका ये आया है आंसर? सर डिड नॉट गेट, ओके, डिड नॉट गेट, व्हाट इज हैपनिंग? सी, ए बी वेक्टर को ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर को ध्यान से देखो। ए बी वेक्टर जो है, जो तुम्हारा 2D प्लेन में है, इसको मैं 2D प्लेन को तुम्हारे लिए ऐसे दिखा रहा हूँ नीचे। यहाँ पे जो मैंने दिखाया है, ये देखो अभी जो मैंने सर्कल किया है, ये 2D प्लेन को मैंने एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस ही माना है मैंने, और ये वाई एक्सिस माना है। आई एम ट्राइंग टू कीप इट द वे इन विच यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो अब वो 5√2 जो है, क्या उसका 5√2 cos 45 डिग्री, तो अलोंग एक्स एक्सिस 5 मीटर ही गई, और अलोंग वाई एक्सिस क्या वो अगेन 5 मीटर गई। तो क्या आप ए बी वेक्टर को लिख सकते हो 5i कैप प्लस 5j कैप? गार्गी, 5i कैप प्लस 5j कैप, क्या मेरी बात समझ में आई है? ओके ओके, तो आपका आंसर आया 10i प्लस 5j कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुन ध्यान से, अब देख तेरे को कैसा मजा आएगा। अभी तेरे हाथ में एकदम कॉन्सेप्ट्स पकड़ में आना चाहिए, ध्यान सुनना अभी। ये देख, ये जो तूने ब्लैक कलर का जो वेक्टर बनाया था, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारे लिए इसको ऐसे बना दे रहा हूँ जिसको तुम समझते हो अच्छे से। मैंने वो एक्चुअल प्लेन में कैसा दिखता है वैसे बनाया हुआ था, इसको तुम अच्छे से समझते हो। और तुमको ये दिख रहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फाइनली वो आया कितना, 10i प्लस 5j, राइट? एम आई राइट? यस, आई थिंक आई एम राइट। 10i प्लस 5j कैप आया था, ठीक है। अब सवाल है कि इस डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो वेक्टर हो गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दो डंडों के बीच में रखना है। मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट का, ये मुझे चाहिए। तो इसको निकालने के लिए एक तरीका है कि आप कोऑर्डिनेट से कर लो, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो जो आपको काफी आपका सरदर्द कम करेगा, वो है कि आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर लो। ये देखो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट यूज कर लो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट 10i प्लस 5j है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इस वेक्टर से परपेंडिकुलर खींचोगे एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये वाली लेंथ 10 आएगी और ये वाली लेंथ 5 आएगी। यही तो मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। हाँ या ना? हाँ या ना? समझो प्लीज। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब कोई बच्चा मुझे बोल सकता है कि सर क्या ये हमेशा जरूरी है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका टेल ओरिजिन पे लाई करे? सुनना मेरी बात, सोच समझ के जवाब देना। क्या ये हमेशा जरूरी है सर कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल ओरिजिन पे लाई करे? तो अगर ये ओरिजिन पे लाई करे ये जरूरी नहीं है, एक सेकंड, जसराज यू सेड यस, somebody said no. Now let me make you understand this philosophy very clearly. देखो ये जरूरी नहीं है हमेशा कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल है वो हमेशा ओरिजिन पे आए, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टेल ओरिजिन पे ना हो, लेकिन अगर ओरिजिन पे नहीं है, क्या तब भी आप उसे जबरदस्ती ओरिजिन पे ला सकते हो बाय यूजिंग पैरेलल मूवमेंट्स? बोल हाँ या ना? नहीं आया भाई, आया कि नहीं? मान ले नहीं है, शायद यही यही जसराज का, शायद तू यही बोलना चाहता था मेरे दोस्त, ठीक है ना? तूने नो जब बोला तो शायद तू यही बोलना चाहता था। अब मेरी बात सुन ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान ले ओरिजिन पे नहीं था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल, लेकिन क्या मैं उसे पैरेलल मूवमेंट दे के, जो अलाउबल मूवमेंट है वेक्टर के, वेक्टर को दे सकते हैं हम,
क्या उसे देके क्या हम उसे ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रही है, तुम सिंपली उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इमेजिन करो कि उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टेल जो है वो ओरिजिन पे है भाई, और अगर ओरिजिन पे है तो तुम ये आई और जे के जो भी कोफिशिएंट्स हैं अकॉर्डिंगली तुम एक्स एक्सिस में उसका लेंथ निकाल लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस केस में जब तुम इस लेंथ को निकालोगे, ध्यान सुनना, क्या तुम्हें लगता है, क्या बचपन से तुमने एक थ्योरम पढ़ा है? उस थ्योरम का नाम नहीं बोलूंगा मैं, क्या नाम है उस थ्योरम का? बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, शायद पहली बार 4th स्टैंडर्ड में नाम सुना था, पाइथागोरस। वेरी गुड, लगाओ पाइथागोरस और आंसर बोलो, लगाओ पाइथागोरस और आंसर बोलो। सो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, क्या वो है अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 125। अंडर रूट ऑफ 125 मतलब 125 इंटू 5 कर दो तो आपका आंसर आएगा 5 रूट 5। वेरी गुड, आपका आंसर आएगा 5 रूट 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, मजा आ गया भाई। तो ये बात समझ में आई। अच्छा, तो जिस बच्चे की अकल चल रही है वो सीधा सीधी बोलेगा, अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो चींटी चल रही थी, ये जो चिड़िया उड़ रहा था, उनका तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उनका जो इनिशियल कोऑर्डिनेट जो था वो तो ओरिजिन नहीं था, तो इसका मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल ओरिजिन पे नहीं था सर। लेकिन क्या हम उसे ओरिजिन पे मान सकते हैं बाय अलाउइंग शिफ्टिंग, बाय अलाउइंग पैरेलल मूवमेंट जो हमने सीखा था, पैरेलल मूवमेंट जो हम करते थे, जिसे हम अलाउबल मूवमेंट बोल सकते थे वेक्टर को, उसके हिसाब से तो हम उसे शिफ्ट कर सकते थे। एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस वेरी पावरफुल मेथड, वेरी पावरफुल। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, है ना, हड़बड़ी ना करियो, ध्यान से सुनियो, ध्यान सुनना इधर, ये देख। तो अगर मैं तेरे को बोलूं कि सपोज, सपोज मेरा, ध्यान सुनना, ये देख, सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो ऐसे आ रहा है, सपोज, ध्यान से सुनना, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पे मेरा टेल है और मेरा हेड जो है वो इस तरफ है, ठीक है, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो मुझे पता है, मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उसके हिसाब से मैं ये जानता हूँ कि भाई साहब ये कहीं पे भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं अलाउबल मूवमेंट देख के इसको यहाँ पे तो शिफ्ट कर ही सकता हूँ। बोल चमका की नहीं, है ना, चमक गया, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। मान ले मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करके सपोज मैं ये वैल्यू लाया -10 i कैप, ठीक है, हाँ, -10 i कैप नहीं, 10 i कैप माइनस 2j कैप लाया मैंने। जब मैंने इसको इधर शिफ्ट किया ना, ये वेक्टर को, ओरिजिनल वेक्टर को जब मैंने ओरिजिन के थ्रू शिफ्ट किया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 10i माइनस 2j। अगर मैं इसको, यू नो, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इसके हेड से एक परपेंडिकुलर खींचूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लेंथ है ये 10 आएगा और ये जो लेंथ है ये -2 आएगा, इसीलिए तो 10i माइनस 2j आया। बोल चमका कि नहीं, बोल चमका कि नहीं? क्या क्लियर है ये? क्या तुम इसको कोऑर्डिनेट में समझ पा रहे हो? क्या तुम इसे कोऑर्डिनेट में समझ पाए? एवरीवन, वेरी गुड। तो 10i माइनस 2j मतलब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये बेसिकली अगर हम xy प्लेन में देख रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किस तरफ है, किस क्वाड्रेंट की तरफ ये जा रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ या सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ ये डायरेक्शन है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि आपको कोई भी वेक्टर आ जाए तो आप समझ सकते हो ओरिजिन में इसको शिफ्ट करके। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मतलब मुझे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का s चाहिए, तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का s चाहिए, क्या वो हो जाएगा 100 प्लस 4 दैट इज 104। 104 करूंगा मतलब कितना, 4 इंटू 26। वेरी गुड, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रूट 26। 2 रूट 26 will be your answer. Are you understanding this? Are you understanding this? Very good, very good. ध्यान से देखना अभी, ध्यान से देखना, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको ये बातें समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहीं पे भी हो हमें उसे आई और जे के टर्म्स में लिखना आता है, अगर 3D में मूवमेंट होगा तो आई जे के टर्म्स में लिखना आता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहीं पे भी 3D प्लेन में लाई कर रही हो, नॉट नेसेसरली इट हैज टू बी अ पोजीशन वेक्टर, बट will allowable movement give us sufficient power to shift that vector such a way that it passes through the origin and then we can clearly understand कि उसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीट्यूड निकालने की बात थी सर, जस्ट होल्ड, जो मैग्नीट्यूड निकालने की बात थी
वो मैग्नीट्यूड निकालने की बात को हम लोग क्या इस तरीके से समराइज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना अभी, ध्यान से सुनना। तो जो मैग्नीट्यूड निकालने की बात थी, क्या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं सर कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, एनी वेक्टर, ठीक है, एक्स वेक्टर बोल रहा हूँ, सपोज वी से दैट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck। मेरे पास एक वेक्टर है और मेरे को किसी ने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड बोल। क्या इसका मैग्नीट्यूड, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम सीधा सीधी बोल सकते हो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर? बोल चमका की। सपोज मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है y वेक्टर, अरे समझ ले बेटा जी, सपोज दिस इज इक्वल टू, सुनना, ai प्लस bj कैप, ये देख ai प्लस bj कैप, और कोई मुझसे बोलता है कि सर इसका मुझे मैग्नीट्यूड बता दो, क्या इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? बोल हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है। सो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू एंड आई विल गेट द मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। याद करो, हमारे वेक्टर की जब हमने स्टार्टिंग की थी तो मैंने तुम्हें समझाया था समथिंग बाय द नेम ऑफ यूनिट वेक्टर, इफ यू रिमेंबर। और मैंने बोला था यूनिट वेक्टर जो निकालने का तरीका है वो है, सपोज मैं कोई एक वेक्टर लेता हूँ, ए वेक्टर, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए कैप, बताया था मैंने। और यहाँ पे ए कैप क्या है? यही यूनिट वेक्टर है। तो ए कैप को कैसे लिख सकते हैं? ए कैप विल बी ए वेक्टर अपॉन ए, दिस इज माय ए कैप, राइट। तो अभी बच्चा बोलेगा कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चिड़िया उड़ रही थी, चींटी चल रहा था, कार का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछते थे। अब मैं आपसे अगर पूछूं या फिर आपसे पूछूं सवाल कि सर उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो क्या उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही है जो डिस्प्लेसमेंट कैप का डायरेक्शन है? जैसे कि सपोज मैं आपको बोलूं कि एक कार जो चल रही थी उसका आंसर आया था आपका, ध्यान सुनना, अगर मुझे याद दिलाना, तुम्हारे कॉपी में लिखा है, क्या कार के डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा था 10 i कैप प्लस 5 j कैप, इफ आई रिमेंबर। इज दिस व्हाट यू आर गेटिंग? कार वाला एग्जांपल अभी जो लिया था हमने, वो स्लाइड गया, यही था ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन, 10i प्लस 5j, ये मेरा क्या है जी? सुनना प्लीज, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये मेरा क्या है? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए एस कैप। एस कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आइए, क्या कोई होनहार मुझे बताएगा कि एस कैप कैसे निकालूं? तो एस कैप जो आएगा, अपने कॉपी में करना, अभी पिंग करके बताने की जरूरत नहीं है, अपने कॉपी में करो। क्या एस कैप will it be equal to s vector upon s, that is magnitude of s? yes or no? yes or no? अब मेरी बात सुन ध्यान से, s वेक्टर उसको लिख डायरेक्ट 10i प्लस 5j, अपने कॉपी में लिखो बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, अपने कॉपी में लिखो 10i प्लस 5j, देखो मैच कर रहा है कि नहीं, क्या क्लैरिटी है? ये डिवाइडेड बाई s वेक्टर का मैग्नीट्यूड। s वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने तुम्हें बताया है, वो भले ओरिजिन से क्रॉस कर रहा हो या ना कर रहा हो, कोई मतलब नहीं है, उसको हम ओरिजिन से जबरदस्ती क्रॉस करवा देंगे बाय गिविंग पैरेलल मूवमेंट्स या अलाउबल मूवमेंट। तो s जो आएगा, क्या वो s वेक्टर का मॉड्यूलस होगा? और जो होगा 125, दैट इज 5√5। सही किया ना मैंने? 5√5 सही है, हाँ, वेरी गुड। सुनना ध्यान से अभी, 5√5, ओके, ये 5√5 आया, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आई, इसकी जो वैल्यू आई, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ एस कैप जब मैंने कर दिया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, दिस इज जस्ट गिविंग मी द डायरेक्शन कि किस तरफ मेरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्शन बोलो, तो डायरेक्शन विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर आपका आया। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर, दिस इज योर यूनिट वेक्टर एंड दिस विल टेल यू कि व्हाट इज द डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लियर है ये? ठीक है। अब मेरी बात सुनने से, जब मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10i प्लस 5j, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने तुम्हें बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, सुनना प्लीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 10i प्लस 5j, सुनना सुनना ध्यान से। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाऊं, देख कितना मजेदार आएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहीं पे भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसे शिफ्ट करके क्या ओरिजिन से क्रॉस करा सकता हूँ।
तो मैंने ओरिजिन से क्रॉस कराया, ओरिजिन से क्रॉस कराया तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मुझे साफ साफ बता रहे हैं कि इसका जब तुम x, इसका हेड से जब तुम x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये लेंथ को +10 होना है और ये लेंथ को +5 होना है। बोल चमका कि नहीं चमका क्या? अब मेरी बात सुन, अब एंगल जो होता है ना, जनरली एंगल किस तरफ डायरेक्शन है, दैट इज जनरली इंडिकेटेड बाय द एंगल दैट दिस वेक्टर इज मेकिंग विद द पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस। जनरली इसी से मुझे हम एंगल देते हैं। किससे एंगल देते हैं? x एक्सिस y एक्सिस, इन्हीं से हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल जो है, ये एंगल मान लो मैं मानता हूँ थीटा है ये, तो ये एंगल कैसे निकालूं? क्या मैं बोलूंगा जो tan थीटा है क्या वो है परपेंडिकुलर बेस दैट इज 5/10, 5/10 मतलब ये हाफ आया, दिस इज tan थीटा, दिस इज tan थीटा। अब याद करो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त मैंने कुछ सिखाया था, यू रिमेंबर? मैंने tan इनवर्स सिखाया था, मैं तुम्हें बताया भी था tan इनवर्स मतलब 1/10 को tan इनवर्स नहीं बोलते हैं, यू अंडरस्टैंड? tan इनवर्स किसी चीज के ऊपर भी अगर ऑपरेट करेगा वो हमें क्या देगा? tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग, tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग मींस वो एनीथिंग में एक नंबर होगा, वो मुझे क्या देगा? एक एंगल देगा। क्या देगा? एंगल। वेरी गुड। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ, that is the angle that this vector is making with the positive direction of x axis, मतलब this is the direction that we are talking about। तो जो तुम्हारा s cap है ना बेटा जी, सुनना ध्यान से, जो तुम्हारा s cap है, s cap अभी तुमने निकाला, s cap is 10i plus 5j cap, समझना, upon under root of 125 that is 5√5। ठीक है, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना, ये आएगा 10/5√5 मतलब 2/√5 i cap प्लस 1/√5 j cap। सुनना प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनना। अब ये जो चीज है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो ऊपर जो यूनिट कैप लगाया है मैंने, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन हो रही है, ये 2/√5 i cap प्लस 1/√5 j cap, this will also give me the same information about the angle from the x axis which is tan inverse half। कैसे? ये जो तुमने s कैप बनाया है, सुनना ध्यान से, ये एस कैप जो बनाया है, दिस इज आल्सो अ वेक्टर बट दिस इज यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? इसकी मैग्नीट्यूड 1। तो इसका मतलब ये हुआ, सुनना ध्यान से, हड़बड़ी ना करियो, सुनो ध्यान से, इधर देखो, मेरे पास एक वेक्टर है जो एस वेक्टर की तरफ है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 है। और जब मैंने इसका परपेंडिकुलर लिया, एक्स एक्सिस के हेड से परपेंडिकुलर लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, कितना आया था रे? एक सेकंड, 2/√5 आया था ना, 2/√5। ओके, ये जो लेंथ है ये 2/√5 है और ये जो लेंथ है ये 1/√5 है। समझ? क्या अब भी तू अगर ये निकालने गया अल्फा, मान ले ये एंगल अल्फा है, तो क्या tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर बेस व्हिच इज इक्वल टू 1/2? क्या अल्फा की वैल्यू वही tan इनवर्स हाफ ही आई? मतलब जो तुमने वहां से निकाला था, क्या वो वही चीज यहाँ पे यूनिट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो भी वही चीज बता रहा है कि एक्स एक्सिस से tan इनवर्स हाफ का ही एंगल तो बन रहा है? क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये जरूरी इसलिए हो जाता है, ये जरूरी इसलिए हो जाता है कि हर बार आपको आपको यूनिट वेक्टर बोल दी तो आपको यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, दिस इज द कॉमन नोमेनक्लेचर दैट वी यूज, कि यूनिट वेक्टर इट शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया बोथ 2D वेक्टर और 3D वेक्टर में। ठीक है, तो 2D वेक्टर में क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 3D वेक्टर में क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3D वेक्टर में तीनों कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट होते हैं और 2D में जब हम डील करेंगे तो दो कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या अच्छे से क्लैरिटी आई है? ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, ये आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान सुनो, जैसे कि छोटे छोटे सवाल आते हैं, कोई खास बात नहीं है, डायरेक्ट सवाल ऐसे पूछे नहीं जाते। देखो, ये जितना भी चीज आपने किया है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपकी समझ ऐसी होनी चाहिए कि आपको इसको फिजिक्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स में आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको अप्लाई करना आ रहा है, then nothing like it, you would be able to solve it very easily। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखो, सपोज मैं तुम्हें बोलूं, मैंने ये सवाल ऑलरेडी कराया हुआ था,
लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बार इस सवाल के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करूंगा। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट मैं बता दूं, उसके बाद मैं उस पॉइंट पे जाऊंगा कि सपोज मैं आपको एक वेक्टर देता हूं, ए बी वेक्टर। सपोज आई गिव यू अ वेक्टर ए बी वेक्टर एंड सपोज इफ आई टेल यू इज दिस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j कैप। ठीक है, 3i प्लस 4j कैप, दिस इज वन वेक्टर दैट वी आर हैविंग। ठीक है, तो ये वेक्टर को सुनना, ये जो वेक्टर है, अभी हमने क्या पढ़ा था, सुनना बिगिनिंग से, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मतलब उसकी डायरेक्शन। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट ही किसी वेक्टर को टोटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन मींस यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड मींस उस वेक्टर की लेंथ। ठीक है, मतलब जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, याद करो, तो जो टेल टू हेड की डायरेक्शन थी वो आएगी यूनिट वेक्टर से। टेल टू हेड की डायरेक्शन जो है वो आएगी यूनिट वेक्टर से, और टेल से लेके हेड तक की जो लंबाई है वो आएगी कहां से, वो आएगी मैग्नीट्यूड से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर इन दोनों चीजों का समावेश हो, अगर दोनों चीजें मिल जाए, तभी तो हम एक वेक्टर को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब सवाल है कि जब हम वेक्टर को, ए बी वेक्टर को 3i प्लस 4j लिख रहे हैं, तो इसको अगर मुझे कोई बोले कि इस फॉर्मेट में लिखो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसका डायरेक्शन कितना है, दोनों क्लियरली स्पेसिफाई होने चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। मैं क्या करूंगा, 3i प्लस 4j को डिवाइड करूंगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से। दिस विल गिव मी व्हाट, दिस विल गिव मी द यूनिट वेक्टर, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से डिवाइड किया और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने ये काम किया ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा बेटा ये कमाल हुआ है। ये जो पोर्शन है 3i प्लस 4j पे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या ये आपका यूनिट वेक्टर है? चमकना चाहिए भाई, ये क्या ये यूनिट वेक्टर है 3i प्लस 4j के अलावा? बोलो भाई, जूही का आंसर आया, बाकी लोग क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है? बहुत से लोग परेशान हो गए, हैरान परेशान, क्या चल रहा है? 3i प्लस 4j पे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या क्लैरिटी है? Sir, it's being overtimed, sir. Okay, fine. I will leave it. I will leave it now. Just I will stop. Just answer me this thing. I will stop after this. 3i plus 4j by under root of 3 square plus 4 square. Is it the unit vector? And under root of 3 square plus 4 square, is it the magnitude? तो जब मैंने 3i plus 4j को ऐसे फॉर्मेट में लिखा, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, क्या मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि मैंने इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के फॉर्मेट में लिखा है? तो ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, और ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। क्या बात समझ में आई है? तो विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आपको विद इन 1 आवर एक टेस्ट पेपर मिल जाएगा, प्लीज उसे अटेम्प्ट करें। आज इवनिंग को अराउंड फिर से हम लोग थोड़ा सा बैठेंगे क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए। तो आई विल सेंड यू अ मीटिंग रिक्वेस्ट समवेयर अराउंड 7:30। वी विल मीट फॉर अराउंड 40-45 मिनट्स, वी विल सॉर्ट दैट आउट। ठीक है, प्लीज स्टे ट्यून्ड एट दैट टाइम। आई हैव टोल्ड यू आई विल सेंड इट अराउंड 7:30 7:15 के आसपास। आपको डाउट सेशन गार्गी, इट इज बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे वर्कआउट के लिए और जो आप टेस्ट दोगे अभी, उन्हीं के डाउट्स के रिलेटेड है। ठीक है, यू कैन कीप ऑन आस्किंग सम अदर क्वेश्चन इफ यू विश, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।